सिविल्स डेली की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यूपीएससी के इस परीक्षा में आपकी मेहनत को नया मुकाम मिले और आपकी जीत पक्की हो। हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस प्रोग्राम में। सबसे पहले बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं आपको नए वर्ष की, और मेरी ये प्रार्थना रहेगी ईश्वर से कि आप सभी जो ईमानदारी के साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वर्ष आपको कामयाबी मिले। और चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का प्रोग्राम, जहां देखते हैं कि क्या है खास नए साल में, क्या है आज की खबरें, आज की सुर्खियों में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो सबसे पहली खबर जो आज हम डील करेंगे वो है अबाउट ₹8 लाख इनकम बीइंग रीजनेबल कैप फॉर EWS कोटा, जो कि सेंटर ने कहा है सुप्रीम कोर्ट को। EWS कोटा जो कि GS पेपर 2 का टॉपिक है, रीजनेबल कैप की बात हुई है, सेंटर और सुप्रीम कोर्ट के बीच की बात है। तो देखिए हुआ ये था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो मेथडोलॉजी अप्लाई की गई है, जो अडॉप्ट की गई है, उस पर क्वेश्चन उठाया था सेंटर से कि आपने किस मेथडोलॉजी के थ्रू, कैसे आपने ये फिक्स किया है कि ₹8 लाख जो है एनुअली, ठीक है, 8 लाख रुपए एनुअली जो है, दिस विल बी द इनकम लिमिट to identify the person in the EWS, that is economically weaker section, for providing the 10% of quota with regards to public jobs, जो public sector की jobs हैं या जो educational institutions हैं वहाँ पर आधारित। तो फाइनली आज जो है मतलब आज की जो न्यूज़ हेडलाइन है हमारी, उसमें हमारा जो सेंटर गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि 8 लाख इनकम जो है ये एक रीजनेबल कैप है, ये एक रीजनेबल अमाउंट है जिसे हम कैप कर सकते हैं EWS कोटा के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो 10% EWS कोटा है, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2019 में बाय दी 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 103 और इस अमेंडमेंट के तहत 2 आर्टिकल्स अमेंड किए गए थे, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यहां पर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के, पहली चीज तो ये कि आर्टिकल 15 और 16 कौन सी चीज से डील करते हैं, किस चीज की बात करते हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन कि जब ये अमेंडमेंट हुआ तो अमेंड किया गया तो कुछ पार्ट ऐड किए गए होंगे आर्टिकल्स में, राइट? तो वो कौन सा आर्टिकल है जो कि ऐड किया गया, या कौन सा पार्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया? ठीक है, फटाफट से लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। दूसरी चीज इसमें बताई गई कि देखो, जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन है जॉब्स में, एडमिशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है, वो उनकी ये जो पूरा जो कैप रखा गया है बेसिकली, वो उन्हें बेनिफिट देने के लिए है, सो दैट वो लोग जो कि EWS कैटेगरी में हैं उनको थोड़ी सी मदद मिल जाए इन देयर जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, राइट? और इसको इनैक्ट भी इसीलिए किया गया था, या इसको लेकर के भी इसीलिए आया गया था जिससे कि लोगों के वेलफेयर का जो है के बारे में सोचा जा सके, उनके वेलफेयर को जो है प्रमोट किया जा सके कि भाई वो लोग जो कि कवर्ड नहीं होते हैं अंडर द 50% रिजर्वेशन ऑफ SCs, STs या सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBC जिसको कहा जाता है, वो लोग जो है इस कोटे के तहत अपनी आमदनी के आधार पर जो है वो रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये सही है? और सही है तो कैसे सही है? पहली तो ये चीज़, ठीक है, एक व्यू पॉइंट रखिए अपना कि क्या हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर आपको मैं कहूँ कि आपको यहाँ पर कोई एक वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना है, सपोजिटली आप कोई आंसर लिख रहे हो इकोनॉमिकली EWS इस पे रिजर्वेशन पे, और आपको एक वे फॉरवर्ड सजेस्ट करना है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? देखिए, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी ये पूरी कोशिश है कि
न्यूज़ करते हुए हम जो है ये देख के चले कि हम प्रीलिम्स लेवल पर तो उसको कवर कर ही रहे हैं, साथ में मेंस को भी हम कैसे उसमें कंबाइन कर सकते हैं और मेंस प्रिपरेशन को भी कैसे हम डेली बेसिस पर डील करते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी सो दैट जब आप एग्जाम में लिखोगे ना तो ये आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, आप तुरंत उसको जो इनैक्ट कर सकते हो अपने आंसर में। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट आई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि इनकम जो है वो एक फीजिबल क्राइटेरिया है। ठीक है, फीजिबल क्राइटेरिया क्यों है? टू प्रोवाइड दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन दिस थिंग। ठीक है, फीजिबल क्राइटेरिया बताया गया है उसको EWS के रिगार्ड में सोसाइटी में, और ये कहा गया है कि जो 8 लाख रुपीस का जो कैप रखा गया है वो एक रीजनेबल थ्रेशहोल्ड है जिसके तहत EWS को डिटरमाइन किया जाए। ठीक है, और उन्हें जो है मदद दी जा सके इसके रिगार्डिंग। और जो फीजिबल क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग EWS है उसको बेस किया गया है फैमिली इनकम पर। किस पर? फैमिली इनकम पर। ठीक है, और थ्रेशहोल्ड में बताया गया कि 8 लाख रुपए की एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए। और करंट सिचुएशन में अगर देखें तो ये एक रीजनेबल चीज़ है, ये हमारा सेंटर कह रहा है किसे? सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं इस इमेज में, उसको देख लीजिएगा। पहला तो है कि करंट ग्रॉस एनुअल फैमिली इनकम जो है उसकी लिमिट 8 लाख रुपए है EWS के लिए। दूसरी चीज़, EWS में 5 एकड़ तक की जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, जो उनकी वैसे इनकम है उसके तहत। तीसरी चीज़ ये कि जो रेसिडेंशियल असेट क्राइटेरिया है वो ऑल टुगेदर रिमूव किया जा सकता है। इसके बाद बोला गया कि सडन अडॉप्शन ऑफ न्यू क्राइटेरिया इन द कमिटी रिपोर्ट दिया गया जिससे कि डिले हो सकता है एंड हैव अ कास्केडिंग इफेक्ट ऑन दी एडमिशंस या फिर एग्जाम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है, जो अभी है तत्कालीन में, वो फॉलो कर रहा है 2019 से, और हो सकता है उसे भी इस साल उसे ही जो है कंटिन्यू भी रखा जाए। तो ये न्यूज़ थी हमारी यहाँ पर। ओके, चलते हैं दूसरी खबर पर, देखते हैं दूसरी न्यूज़ में क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हमारी दूसरी न्यूज़ जो है वो स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड है। तो स्वच्छ भारत अभियान जो मिशन है हमारा, बेसिकली GS पेपर 3 का टॉपिक है। तेलंगाना पिछली बार की तरह इस बार भी टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस लिस्ट में। ठीक है, और जो ये मिशन है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या था। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 की बात हो रही है यहाँ पर, और इसके तहत ये एम्फसाइज किया जा रहा है कि जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ अचीवमेंट्स है फेज 1 में, उसको जो है एडिक्वेट फैसिलिटीज़ के तहत जो है सॉलिड लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम SLWM कहते हैं। क्या कहते हैं? SLWM। उसके तहत जो है उसको हम प्रमोट कर सकें, लोगों तक प्रोवाइड कर सकें, और सस्टेनेबिलिटी जो है हमारी, सस्टेनेबिलिटी जो अचीवमेंट्स हमने फेज 1 में किए थे उसको हम और बढ़ा सके फेज 2 में। ठीक है, मीन्स यही है कि भाई ऑल टुगेदर जो फोकस यहाँ पर है वो हेल्थ एंड हाइजीन पर है और चीज़ों को और बेहतर बनाने की तरफ है। और जो हमारा SBMG फेज 2 है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2020-21 से 2024-25 तक। ओके, और ये मिशन मोड में होगा, और टोटल आउटले जो इसको दिया गया है वो है 1,40,881 करोड़ का, यानी कि 1,40,881 करोड़ ये इसको टोटल फंडिंग दी गई है। और ये फंडिंग जो है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड हो रही है 90:1 में फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स एंड UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और जो नॉर्मल स्टेट्स हैं हमारे उनके लिए इनको डिवाइड किया गया है 60:40 के रेशियो में। ठीक है, और जो दूसरी UTs हैं हमारी जम्मू एंड कश्मीर के अलावा, उनको 100% जो है फंडिंग जो है वो दी जा रही है। ठीक, ये चीज़ें कुछ थोड़ी सी हमारी प्री सेंट्रिक इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, इसके बाद जो हमारा SLWM है, यानी सॉलिड लिक्विड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारी थी, उसको 4 क्राइटेरियाज में डिवाइड किया गया। सबसे पहला हमारा था, नाम से ही निकल जाता है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा था हमारा बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें एनिमल वेस्ट मैनेजमेंट भी आता है।
तीसरा था हमारा ग्रे वाटर हाउस होल्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, और चौथा था हमारा फीकल स्लज मैनेजमेंट। ये 4 जो हैं क्राइटेरियाज, इनको मॉनिटर किया जा रहा है पूरा एकदम फोकस करके। इन चारों के तहत जो है SBEMG फेज 2 को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब जो हमारी रिपोर्ट आई है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर तेलंगाना जो है वो टॉप का स्टेट माना गया है कंट्री में इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, ओपन ODF प्लस वाली जो विलेजेस हैं उसके तहत। और ये डेटा हमारा 31 दिसंबर 2021 तक का है, ठीक है। 13,737 13,737 आउट ऑफ 14,200 विलेजेस, ठीक है। 14,200 विलेजेस में से कुल 13,737 विलेजेस जो हैं तेलंगाना में वो ODF प्लस लिस्ट में मतलब फ्री में आई हैं, जो कि इन टोटल 96.74% बेसिकली पॉपुलेशन जो है वो है, ठीक है। तमिलनाडु जो है वो इसके बाद है। तमिलनाडु में 4,432 विलेजेस हैं विच अकाउंट्स फॉर 35.39%। कर्नाटका में 1,511 विलेजेस हैं जो कि 5.59% है। गुजरात ने जो है 17th पोजीशन ली है, वहाँ पर सिर्फ 83 विलेजेस ही ओपन डेफिकेशन फ्री हुए हैं अब तक। तो यानी कि अभी भी बहुत बड़े लेवल पर काम होना है, ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कही गई यहाँ पे कि एक सेक्रेटरी की जो है वो उसको पोस्ट किया गया हर पंचायत के अंदर। 1 secretary has been posted for smooth execution of the welfare of these programs, for close monitoring, for digital reporting and to ensure prevalence of good governance in villages। तो जो सेक्रेटरी हैं हमारे पंचायत लेवल के, उनके जिम्मा इतने सारे काम रखे गए हैं और इसीलिए उनकी पोस्टिंग की गई है, ठीक है। और एक प्रोग्राम की बात की गई है यहाँ पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम कॉल्ड एज पल्ले प्रगति प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट एंश्योर करता है और ये जो है अपलोड किया जा रहा है ऑन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2.0 मोबाइल ऐप के तहत, विच गेट्स रिपोर्टेड एट द नेशनल लेवल डैशबोर्ड, ठीक है। तो ये हमारी सारी चीज़ें थी और कहा जा रहा है कि जो ये फेज 2 वाला प्रोग्राम है ये न्यूमर उनो है इंडिया के लिए, जिसमें कि जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF फ्री विलेजेस निकल कर आने वाली हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक हमारा और न्यूज़ था। आगे चलते हैं। हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वो है 2 प्लांट स्पीसीज के बारे में जिन्हें केरला में वेस्टर्न घाट्स जो इंडिया के हैं तिरुवनंतपुरम में और वेनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में पाया गया है, ठीक है। इन जगहों पर इन प्लांट्स को पाया गया है। इन प्लांट्स के नाम हैं फिम्ब्रिस्टाइलिस सुन्निली और दूसरा नाम है नियोनिटिस प्रभुई, ठीक है। तो जो ये नाम है हमारा फिम्ब्रिस्टाइलिस सुन्निली, इसको जो है दिया गया है एक हमारे बहुत टैक्सोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है CN सुनील, ठीक है। रिटायर्ड प्रोफेसर माने जाते हैं। इनको जो है इनके नाम पर इस प्लांट का नाम रखा गया है, ठीक। दूसरी चीज़ जो है इन प्लांट्स को, जो ये 2 प्लांट्स फाउंड हुए हैं, इनकी जो जितनी भी इनसे रिलेटेड जो डिटेल है उसको फाइल किया गया है एक जर्नल में, प्लांट टैक्सोनॉमी जर्नल जिसे हम कहते हैं, उसमें उस प्लांट टैक्सोनॉमी जर्नल का नाम है फाइटोटाक्सा, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये प्लांट नहीं है बल्कि ये क्या है, ये जर्नल है, ओके। तो अगर इन केस एग्जाम में पूछ देता है कि वेयर हैव यू सीन दिस वर्ड या रिसेंटली सीन इन न्यूज़ वाले वर्ड से, तो रिमेंबर दैट दिस इज नॉट द प्लांट बट दिस इज द नेम ऑफ जर्नल, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें न्यूज़ में अगर हम आएँ तो आप देखो जो रिसर्चर्स हैं हमारे, उन्होंने इस प्लांट को पाया बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया हमारा माना जाता है वेस्टर्न घाट वाला वहाँ पर, और इन्हें नाम देकर इन्हें डिटेल भी इनकी जो है वो सारी नोट कर ली गई। और ये कहा गया कि भाई जो ये पेरिनियल प्लांट ऑफ साइपर कई फैमिली हैं, ये स्टैंड करते हैं लगभग 20 से 59 सेंटीमीटर तक, 20 to 59 सेंटीमीटर इनकी टॉल इनको बताया गया। और कहा गया कि इन्हें जो कलेक्ट किया गया था वो था फ्रॉम एलिवेशन ऑफ लगभग 1100 मीटर्स। तो ये कहाँ उगते हैं उसका भी हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया, ठीक है। और
जो ये हमारा है फिम्रिस्टाइलिस सुनीली, इसको बोला गया कि ये भाई ये डेटा डेफिशिएंट है, ठीक है, और इसे IUCN रेड लिस्ट की कैटेगरी में डाला गया है। ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट बन जाता है, ये जो हमारा IUCN रेड लिस्ट है ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो निएनोटिस प्रभुई था, इनको कहा गया कि ये प्रोस्टेट पेरिनियल हर्ब है जिसका नाम दिया गया है KM प्रभु कुमार, हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं CSIR के लखनऊ के, उनके नाम पर इसको नाम दिया गया। और इसकी रिकॉग्निशन जो है उन्होंने अपने रिसर्च में भी की थी ऑन द फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वेस्टर्न घाट्स में जितने भी होते हैं उसके आधार पे। और कहा गया कि इसको डिस्कवर किया गया है चेम्बरा पीक ग्रासलैंड ऑफ वेनाड में, और ये आता है फ्रॉम फैमिली रूबिया की, ठीक है। और ये हाई एल्टीट्यूड पर जो ग्रासलैंड्स हमारे हैं उसके तहत ये ग्रो करता है। इसकी हाइट बताई गई 70 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है। और बोला गया कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स जो है मेनी फ्लावर्ड विथ पेटल्स पेल पिंक इन कलर अकॉर्डिंग टू ऑथर्स, जिन्होंने बताया इसकी जो डिटेलिंग बताया उन्होंने कहा कि इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के फूल भी आते हैं। तो बेसिकली यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्या है, इनके नाम, कहाँ ये पाए जाते हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वो चीज़ें नोट कर लेना, नेम, प्लेस और कौन सी फैमिली से हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ यहाँ पर प्रीलिम्स के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी से रिलेटेड। आई एम श्योर आप में से बहुत लोग जो है बीर बिलिंग हो गया हिमाचल प्रदेश में है, गैंगटॉक हो गया, हदपसार हो गया महाराष्ट्र में, या वैगमॉन इन केरला, इन जगहों पर गए होंगे और तमाम एयर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का लुत्फ़ भी उठाया होगा। अगर नहीं उठाए हैं तो आप अभी तो नहीं, अभी तो ऑलरेडी बहुत केसेस राइज पर हैं, अभी नहीं, बट जब सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं तो प्लीज़ एक बार अपनी लाइफ में जाइएगा और इन स्पोर्ट्स को जो है इंजॉय ज़रूर करिएगा। इन्हीं स्पोर्ट्स के तहत जो है बात की गई है कि एक पॉलिसी लाने की, जिसका बोला जा रहा है कि नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी होगा। और वहाँ पर ये भी इस जो कमेटी बिठाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है, उसने ये सजेस्ट किया है कि भाई जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं इन स्पोर्ट्स के, जैसे कि बीर बिलिंग हो गया, उनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं एज द एयर स्पोर्ट्स कंट्रोल जोन के नाम से, ठीक है। और इस पॉलिसी में कहा गया कि भाई 2 टियर गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए इन एयर स्पोर्ट्स को लेकर के, और एक एपेक्स गवर्निंग बॉडी भी फाउंड होनी चाहिए जिसका नाम बताया गया ASFI, यानी कि एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम से यहाँ पर दिया गया है, आप हाईलाइटेड में देख सकते हैं। और कहा गया कि हर स्पोर्ट्स के लिए जो है इसमें होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनको रजिस्टर करा के बाकायदा जो है वो करना चाहिए। और फिर ये भी बताया गया कि अगर ASFI जो है ये जो है एक ऑटोनमस बॉडी रहेगी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तो ये मिनिस्ट्री ज़रूर ध्यान रखना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है। और इस फैसिलिटी के थ्रू, इस गवर्निंग बॉडी के थ्रू हमारा जो ये एयर स्पोर्ट्स हैं, हम उन्हें इंडिया के नाम से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं एट दी लुजाने हेडक्वार्टर्ड फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल पे, ठीक है, और अदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी रिलेटेड टू एयर स्पोर्ट्स, यानी जहाँ पर अब तक हम नॉर्मल स्पोर्ट्स को वो करते थे, अब एक स्टेप फॉरवर्ड लिया गया है फॉर प्रमोटिंग एयर स्पोर्ट्स ऑल्सो। और इसमें तमाम एक्टिविटीज़ हैं, जैसे एरोबैटिक्स हो गया, बलूनिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, माइक्रो लाइटनिंग हो गई, ठीक है, तमाम इन स्पोर्ट्स की बात की गई है इन्हें इंक्लूड किए जाने की, ठीक है। और कौन कौन से हैं जो पॉपुलर प्लेसेस हैं उनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। सिर्फ इतनी सी बात है इसकी, इस पॉलिसी की, और ये कहा गया है कि इस पॉलिसी का जो एम होगा वो होगा टू प्रमोट डोमेस्टिक डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ले दे के जो बात है वो है आत्मनिर्भर बनने की, ओके, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ही इस पॉलिसी को भी लाने की बात की जा रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली खबर क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो है रीसेंट ओवरचर से रिलेटेड इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। पूरा जो हमारा 2021 साल था, ठीक है, उसमें तमाम ऐसी चीज़ें देखी गई जिसमें एक रिफ्ट पाया गया इंडिया और चाइना के बीच में, बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर के, नेशनल इश्यूज़ को लेकर के, ठीक है। देन अभी ईयर एंड होते होते जो है
चाइना ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो अरुणाचल प्रदेश की 15 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नाम डिक्लेयर कर दिया अपने मन से। तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। तो यही बात है, आज का जो ये आर्टिकल हमारा है वो ये बताता है कि बॉर्डर पर जो है 10 पोस्ट के अलॉन्ग जो है इंडिया चाइना में स्वीट्स बांटे गए हैं ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर्स डे। और कहा गया है कि जो दोनों ही साइड्स हैं दे हैव इंडिकेटेड दैट न्यू दिल्ली एंड बीजिंग आर सीकिंग ग्रेटर स्टेबिलिटी इन देयर रिलेशंस। एक स्टेबिलिटी लाने की बात की गई है कि भाई चलो देखो, जो बवाल होने थे 2021 में हमने बहुत हो गए, बट अभी से हम कोशिश करेंगे कि भाई चीज़ें ऑन विद द फ्लो जाएं, सब चीज़ें नॉर्मल रहें, बायलैटरल रिलेशंस दोनों ही देशों के बीच में स्ट्रांग हो। और यही कहा जा रहा है कि 2021 में जो दोनों ही साइड्स थी इन्होंने अग्री किया था एंगेज करने के लिए और अपने अपने ट्रूप्स भी हटाए थे फ्रॉम द पैंगोंग लेक, राइट। ये वाला पैराग्राफ देख लीजिएगा, इसमें बताया हुआ है कि फरवरी में जो है पैंगोंग लेक से अपने ट्रूप्स हटाए थे, इंक्लूडिंग द हाइट्स ऑफ ऑन द कैलाश रेंज टेकन बाय द इंडियन आर्मी जस्ट मंथ्स प्रायर, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही थी। देन दूसरी तरफ चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने रिफ्यूज़ भी कर दिया टू बज ऑन द इंडियाज़ डिमांड। सो बहुत सारे अप डाउन्स देखे, बट ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले साल में ये नहीं होगा और दोनों ही देश मिल करके ट्रेड टाइज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक पॉजिटिव साइन दी जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये भी बताया गया इसमें कि कमिंग टाइम में एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि भाई जो हमारा RIC था, RIC पिछले महीने काफ़ी न्यूज़ में था, हमने काफ़ी पढ़ा भी, ठीक है, और शायद आज के एडिटोरियल में सर ने भी कवर किया है, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा कि जो RIC रशिया इंडिया चाइना की जो ट्राईलेटरल रिलेशनशिप है आने वाले टाइम में उसको और स्ट्रांग बनाने की बात की गई है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि बीजिंग जो है इट इज़ ऑल्सो पुशिंग अहेड विथ ब्लॉस्टरिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरियाज। और उन्होंने एक नया बॉर्डर लॉ जो है वो पास किया है जो कि 1 जनवरी से लागू होगा। और ये लॉ जो है ये कॉल करता है गवर्नमेंट एजेंसीज को चाइना में टू टेक स्टेप्स टू सेफगार्ड देयर सॉवेरेनिटी। तो इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। और बाइलेटरल टाइज जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, 2021 में भी काफ़ी बूम किए, हाईएस्ट लेवल पर गए, ठीक है, लेकिन कोशिश रहेगी उसको और ज़्यादा बढ़ाने की। तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव है, एज सच कोई बहुत चीज़ें नहीं है, लेकिन हाँ मेंस आंसर के लिए आपको यहाँ से काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी के तहत। और जो लोग PSIR के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से काफ़ी पॉइंट्स मिलेंगे टू कोट इन देयर आंसर्स, ठीक है। और देखो ऐसे जो आर्टिकल्स आते हैं ना हमारे, इनमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हमें उठा के कहीं एक जगह लिख लो और उसको आप अपने आंसर्स में डालते रहो, ठीक है। ये यहाँ पर था। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मालाबार से रिलेटेड, नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड। अगेन GS पेपर 2 का टॉपिक है। जो मालाबार क्या है? मालाबार जो है मल्टीलेटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है जिसकी शुरुआत हुई थी कब? 1992 में, ठीक है। और इसे बाइलेटरल एक्सरसाइज के रूप में ही शुरू किया गया था बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और 2 या उससे अधिक एडिशंस जो है इसके कैरिड फॉरवर्ड हुए थे 1995, 1996 में, जिसके बाद जो है ये देयर वॉज अ ब्रेक, वो रुक गया था। कब तक? 2002 तक, ठीक है। तो 2002 तक फिर वो रुका रहा। और इंडिया का जब न्यूक्लियर टेस्ट हो गया उसके बाद फिर से जो है 2002 के ऑनवर्ड इसको शुरू किया गया और तब से ये हर साल एवरी ईयर जो है ये हुआ है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें सबसे पहले पार्टिसिपेट किया 2007 में और 2014 से इंडिया, US, जापान जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर साल। 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से ज्वाइन किया मालाबार एक्सरसाइज ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट टू कंटेन चाइना इन दी इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो देखिए जो भी एक्सरसाइजेज हमारी हैं उसमें एक बहुत बड़ा मोटिव है और उसी के लिए जो है चीज़ें होती हैं। और पहली बार एक डिकेड के अंदर मालाबार 2020 जो है इसने देखा था, इसने विटनेस किया था द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल 4 क्वाड मेंबर्स, ठीक है। जितने भी हमारे 4 क्वाड मेंबर्स हैं उन सब ने 2020 में पहली बार पार्टिसिपेट किया। एम क्या है मालाबार एक्सरसाइज का? तो एम है टू सपोर्ट फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एंड रिमेन कमिटेड टू अ रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए। और जो हमारी नेवी है
वो फिर से जो है इट इज़ गियरिंग अप टू होल्ड इट्स लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कॉल्ड मिलान। ठीक है, मिलान जो है ये लार्जेस्ट मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये होनी है, कब होनी है ये होनी है हमारी फेब एंड में। ठीक है, इसका जो है टाइम जो है वो फेब एंड रखा गया अभी के लिए। और काफ़ी सारे क्वेस्ट जो हैं वो सेवरल कंट्रीज से आ रहे हैं। वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस को लेकर हमारे डिफेंस ऑफिशियल का ये कहना है, और उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया है कि मालाबार जो है वो अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स नेवल एक्सरसाइज है रिलेटेड टू या विद रिगार्ड्स टू इंडिया जो है वो, और भी जिस देशों में या जिन देशों के साथ वो ये एक्सरसाइज कर रही है, बट सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई है तो वो है हमारी मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, और ये जो है इस एक्सरसाइज के थ्रू जो हमारे बायलैटरल लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट्स हैं, नेवी टू नेवी अग्रीमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग अग्रीमेंट्स हैं इंडिया के दूसरे देशों के साथ, वो कंक्लूड किए गए हैं विद सेवरल कंट्रीज। सम कंट्रीज जो हैं उनमें से वो नेवी टू नेवी अग्रीमेंट के लिए मांग करती हैं फॉर देयर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, और वो भी किए गए हैं। ठीक है, थोड़ी सी इससे रिलेटेड और जानकारी है मालाबार 2021 से रिलेटेड, वो ये कि दिस इज जो है 2021 वाली जो मालाबार एक्सरसाइज होगी, इट विल बी द फर्स्ट जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्वाड इन द वेस्टर्न पैसिफिक। और इससे जो है चाइना को थोड़ा सा खतरा होगा, थोड़ा सा फ्राइटन करने की एक कोशिश है कि भाई देखो हमने भी अपना दबदबा बना रखा है, ये बताने की, ये जाहिर करने की ज़रूरत है। और इसे होस्ट कौन कर रहा है, तो होस्ट कर रहा है नन अदर देन यूएस। सिग्निफिकेंस क्या है इस एक्सरसाइज का? सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमारी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है क्वाड कंट्रीज की वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज जो है वो आगे भी होती रहेंगी। और वो क्या इन्हांस करेंगी, वो इन्हांस करेंगी सिनर्जी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को आपस में। ठीक है, और जो हमारी 4 नेवीज हैं वो जो है मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगी, और आगे भी जो है ये एक दूसरे को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत सपोर्ट करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। अब आपसे मेरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपको मुझे बताना है सम ऑफ द अदर एक्सरसाइजेज इन दी क्वाड कंट्रीज, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, क्वाड कंट्रीज में है कौन कौन सी कंट्री, ये तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में करके ये बताइए कि कौन कौन से देश जो हैं वो क्वाड कंट्रीज में है मालाबार 2021 के तहत। ओके, और कौन सी एक्सरसाइजेज हैं इसके उसमें। ठीक है, जिनके साथ इंडिया जो है वो अदर देन विथ क्वाड कंट्रीज, और कौन सी एक्सरसाइज हैं जिसमें इंडिया एंगेज्ड है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये जो आर्टिकल्स थे हमारे वो समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को ख़त्म करने की। ठीक है, और आप हमें यूट्यूब पर हमसे आप मिल भी सकते हैं, राइट, जो भी हमारे यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह आ रहे हैं उसके तहत। सो थैंक यू सो मच गाइज, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और नए साल को आने वाले टाइम में जो है हमें सफल बनाना है। हमारा रिजोल्यूशन ये होना चाहिए कि भाई 2022 हमारा रुकना नहीं है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई जब तक यूपीएससी फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। यहीं आपसे मैं अलविदा लूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।